नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। माता की हमारी माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में हैं, पीछे भी बैठे हैं। एक बार जरा जोर से लगाएंगे, दोनों हाथ खड़े करते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहें। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, गोविंद गुरु, काली बाई। आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजाति गौरव दिवस के रूप में मैं भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के बलिदान एवं योगदान को सम्मान देने के लिए यह जनजातीय गौरव दिवस आज हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और जिनको अभी आपने सुना, ऐसे सम्माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे विधायक गढ़ी भाई कैलाश मीणा जी, हमारे पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, हमारे सागवाड़ा के विधायक शंकर ढेंचा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई लालचंद पटेल जी, हमारे पूर्व सांसद कनकमल कटारा जी, धन सिंह रावत जी, मानशंकर ननामा जी, भाई भीमा भाई दामोर साहब, हमारे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सचिव भानु प्रकाश जी, बलवीर रावत जी, प्रधान पंचायत समिति बांसवाड़ा, कनंग रावत जी, प्रधान पंचायत समिति कुशलगढ़, श्रीमती निर्मला, प्रधान पंचायत समिति तलवाड़ा, सुभाष खराड़ी, प्रधान पंचायत समिति बागीदौरा, हरिशंकर, प्रधान पंचायत समिति आनंदपुरी, रामचंद्र डिडौर, प्रधान पंचायत समिति सज्जनगढ़, भाई सुभाष तमोलिया जी, दिनेश भट्ट जी, प्रभारी अनीता कटारा जी, अगड़ू मेहरा जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में आने पर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी यहां पधारे हैं। मित्रों, इस तिथि को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आप सभी को नमन करता हूं। यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की विरासत और देश के विकास में जनजातीय समाज का योगदान महत्वपूर्ण है। आज उन जो जनजातीय समाज के लोग अच्छा काम करते हैं, उनका सम्मान भी आज किया गया है। आप सभी आदिवासी भाई बहनों का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक बधाई भी देता हूं। जनजाति गौरव दिवस हमारे उन बहादुर आदिवासी वीरों को समर्पित है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ योगदान दिया। ऐसे समस्त देशवासियों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदाय के योगदान को मैं स्मरण करने का ये अवसर है। ये कार्यक्रम आदिवासी युवाओं, आदिवासी नेताओं और समुदाय के सदस्यों को आदिवासी विरासत से परिचय कराने का भी ये अवसर है।
जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा को ये समर्पित है, जिन्होंने अपना जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विरासत और संस्कृति को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अल्प जीवन में ही ऐसे कार्य किए कि उन्हें पूरा जनजातीय समाज भगवान और धरती आबा के रूप में पूजता है। उनका ये एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर धरती का आबा या भगवान बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये उनके जो उन्होंने देश के लिए किया, यह देश हमारा उसके लिए गौरव करता है। देश की आजादी के लंबे समय तक भगवान बिरसा मुंडा हमारे अन्य जनजातीय नायकों के योगदान को भुलाने की कोशिश की गई। जनजातीय वर्ग के उत्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितने काम हुए हैं, उतने काम आज तक कभी नहीं हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का सर्वोच्च पद सुशोभित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की जनकल्याणकारी योजनाएं से देश के करोड़ों आदिवासी परिवारों को जीवन आसान हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जनमन की शुरुआत की है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस अभियान के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों, कम आबादी वाले आदिवासी समुदाय के गांव एवं बस्तियों का विकास किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसके माध्यम से देश भर में 63,000 आदिवासी गांवों, सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की खाई को पाटकर 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 40 जिलों के 208 पंचायत समितियों के 6,019 गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत विकास कार्य करवाकर इन गांवों को विकसित किया जाएगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग से मंत्रालय बनाने का काम किया है। हमारे राजस्थान के आदिवासी वीर योद्धा राष्ट्र नायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और अपनी जन्मभूमि के गौरव के लिए मर मिटे थे। ऐसे मेवाड़ के राज्य चिन्ह के रूप में राणा पूंजा भील का चित्र अंकित है। हमारी मातृभूमि की रक्षा में जनजातीय वीरों का कितना योगदान रहा, इसे लेकर 2 पंक्ति याद आती हैं। मैं कहना चाहता हूं, चित्तौड़गढ़ राष्ट्र का गौरव है, मेवाड़ वहीं वीरों की, राणा सांगा के भालों की, भीलों के तीखी तीरों की। क्योंकि ये जब गीत गाया जाता था तो चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज हो, वो यहां से भाग जाते थे। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, उसी तरह हमारे बागड़ अंचल में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हमारे आदिवासी वीरों ने अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने का काम किया। बागड़ की इस धरती पर, मानगढ़ धाम पर 1,500 से अधिक आदिवासी वीरों का बलिदान साक्षी है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और मानगढ़ धाम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे सभी आदिवासी शहीदों को मैं नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार भी आदिवासी समाज के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हम डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोट जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण करने जा रहे हैं। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। हमने अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1,000 से बढ़ाकर के 1,500 करोड़ कर दी है। इसके अतिरिक्त जनजाति वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में छात्र छात्राओं की मेज भत्ता राशि जो 2,600 रुपये थी,
उसको भी बढ़ा करके हमने 4,000 रुपए किया है। हम शाहबाद बाड़ा में शहरी जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना भी करेंगे। जनजाति क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा हेतु हमारी सरकार ने 7 नवीन आश्रम छात्रावास, 1 नवीन खेल अकादमी, 3 नवीन आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति भी प्रदान की है। दूर दराज जनजाति बस्तियों में निवासरत जनजाति छात्र छात्राओं की प्राथमिकता शिक्षा सुलभ करने हेतु 250 नवीन माहवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जनजाति युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हमने वनाधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी व परंपरागत वन निवासियों के कल्याण के लिए गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना की घोषणा अपनी बजट घोषणा में की थी, जिसकी योजना आज जारी कर लागू की गई है। राज्य में दिनांक 15 नवंबर से 26 नवंबर तक जनजाति गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो आदिवासी समाज की संस्कृति और विरासत की रक्षा और संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। हमारी सरकार हमेशा जनजाति समाज की प्रगति के लिए कृतसंकल्पित रही है और आगे भी जनजातीय समाज गौरव को बढ़ाने का काम करती रहेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इस बागड़ क्षेत्र के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए हमेशा कृत संकल्प है। आपने देखा होगा, क्या महाराणा प्रताप सर्किट हो, क्या हमारा 100 करोड़ रुपए का हमारा जो धार्मिक सर्किट है उसे बनाने का हो, क्या हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, त्रिपुरा सुंदरी हो, बेणेश्वर धाम हो, मानगढ़ धाम हो, इन सभी को मिलाकर के एक पर्यटन सर्किट बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि बागड़ क्षेत्र के लिए हमारी सरकार, क्योंकि आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे रेलवे लाइन का काम हो, चाहे हाईवे का काम हो, चाहे विद्यालयों का काम हो, चाहे हाईवे और रेलवे से जोड़ करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में बांसवाड़ा डूंगरपुर को आगे बढ़ाना हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा ये क्षेत्र आने वाले समय में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां बहुत संभावना है और उन संभावनाओं के साथ हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इसलिए मैं आज इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप सभी को पुनः जनजाति गौरव दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से बीजेपी के लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलवार को देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कुशलक्षेम जाना। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनसंवाद कर सम्मानित जनता की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए आश्वस्त किया। और बता दें आपको कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनता से झोटवाड़ा विधानसभा के विकास के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है। जन जन के विकास से ही झोटवाड़ा व प्रदेश का विकास संभव है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। उधर रामगंज मंडी, कोटा जिले की रामगंज मंडी में अखिल भारतीय आदिवासी भील विकास समिति के तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे साबू क्रीडांगन मैदान से शुरू हुई। शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र आदिवासी नृत्य रहा। आपको बता दें कि शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया रहे। शोभा यात्रा दोपहर 12 बजे बाद साबू क्रीडांगन से शुरू हुई, जो स्टेशन चौराहा, थाना चौराहा, बाजार नंबर 2, सरकारी कुआं और पन्नालाल चौराहा, अंबेडकर चौराहा,
वापस साबु क्रीड़ांगन पहुंची, जहां पर आम सभा का भी आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में तमाम लोग जो है अपने रंगारंग कार्यक्रम के तौर पर जो है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और नृत्य भी करते हुए यहाँ पर आदिवासी दिखाई दिए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आदिवासी नृत्य का इस पूरे शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। उधर देवली उनियारा में हुए उपचुनाव में सामरावता गांव एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में आरोपी नरेश मीणा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नेवाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने नरेश मीणा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मीणा को आज पेश करना था। एफआईआर नंबर 166/24 नगर फोर्ट की एफआईआर थी, उसमें पेश करना था। सुबह 11 बजे उनको गिरफ्तार किया था। 11 बजे से उनके वकील के रूप में यहाँ उपस्थित थे। लगातार कहते रहे पेश करेंगे, पर उनको पेश नहीं किया, वीसी से पेश किया है। पुलिस ने क्या कहा मजिस्ट्रेट साहब के सामने? पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं लेकर के आई। हमने कहा था कि नरेश जी के साथ मारपीट हुई है और उनको रख करके उनको पिटवाया जा रहा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और उनको फिजिकल रूप से उपस्थित किया जाए। परंतु पुलिस हठधर्मिता के चल के उनको पेश नहीं की। हमने कोर्ट से प्रेयर भी किए कि अब फिजिकल रूप से उपस्थित करना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या करा है अभी आदेश? कोर्ट ने ये कहा कि फाइल मंगवा ली है और फाइल दे करके उनका मेडिकल करवाना, टॉर्चर करते हुए उन्हें सुरक्षा दी जाए। और जो है पुलिस पर भी हमको शक है कि उधर टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में 13 नवंबर की रात निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों और पुलिस के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद यहां पथराव और आगजनी की घटना हुई। इस पूरे विवाद के बाद अब गांव में सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। यहां शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां गांव में मचे बवाल के निशान नजर न आ रहे हों। यहां चली हुई लगभग 3 दर्जन बाइक और 2 दर्जन 4 व्हीलर उपद्रव की कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। आग में जले 2 वाहन पुलिस विभाग के भी हैं। 13 तारीख को समरावता में जो घटना हुई है उसके बारे में नए तथ्य मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि जो एरिया मजिस्ट्रेट साहब थे, एसडीएम साहब अमित चौधरी जी, उन्होंने ये बयान दिया है, ये स्वीकार किया है कि उनको वहां डीईओ ने भेजा था वोट डलवाने के लिए। अब ये बात वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा वो पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की नाकामी थी पूरी व्यवस्था को वहां संभालने में। ये 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट है कि पुलिस के बीच में और एरिया मजिस्ट्रेट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि एरिया मजिस्ट्रेट का जो जिम्मेदारी है वो केवल लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था बनाने के लिए एरिया मजिस्ट्रेट नॉर्मली नियुक्त किए जाते हैं। उनका काम चुनाव प्रक्रिया में दखल देना, वोट डलवाना और जबरदस्ती, वो भी जबरदस्ती वोट डलवाना, और ये कहना कि मेरे को डीईओ ने आदेश दिया था, ये बिल्कुल गैर कानूनी था, चुनाव प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ था, चुनाव कानूनों के बिल्कुल खिलाफ था। वोट डलवाने का काम वहां पोलिंग पार्टी करती है, जिसका मुखिया वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर होता है, सेकंड पोलिंग ऑफिसर होता है, थर्ड पोलिंग ऑफिसर होता है। उनको मदद करने के लिए वहां बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर। उनका शायद वहां भेजने का और वहां आने का जो काम था वो ये था कि वहां की जनता की जो मांग थी, उस गांव के लोगों की मांग थी, उनको उसको सुनना और वहां कलेक्टर साहब को बुलाना और उनकी बातों को कलेक्टर साहब तक पहुंचाना। लेकिन वो काम ना करके उन्होंने वो इलीगल काम किया जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता था। इसलिए स्थिति वहां बिगड़ी और ये पूरे प्रकरण के लिए ये उनका रवैया इलीगल और गैर कानूनी उनका ये काम ही पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। बाद में जो कुछ हुआ गांव में, जिस तरह की दर्दनाक घटनाएं हुई और पुलिस ने रात में लोगों को जाके पीटा, औरतों को पीटा, बच्चों को पीटा, उनकी संपत्ति को जला दिया गया, ये बहुत ही दुखद घटना है। उनको पूरा मुआवजा मिले और न्यायिक जांच पूरे मामले की होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को सच्चाई लोगों के सामने। उधर रानीवाड़ा में जले हुए
ट्रांसफार्मर को बदलकर समय पर नहीं दिए जाने के मामले को लेकर आज रानीवाड़ा विद्युत विभाग कार्यालय परिसर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मंजी राम चौधरी किसानों के साथ धरने पर बैठे और इस दौरान किसानों ने विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मंजी राम चौधरी ने बताया कि सरकार ने 72 घंटे में किसानों के जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के आदेश दे रखे हैं। इसके बावजूद ट्रांसफार्मर समय पर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में रबी सीजन में किसानों को सिंचाई के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आदमी इस प्रकार की पीड़ा हुई कि एक महीने से जिस काश्तकार को अभी रबी की पूरी फसल चल रही है, 1.5 महीने से जिसके पास में ट्रांसमीटर नहीं है, उसकी फसल की क्या स्थिति होगी। मतलब इस प्रकार का ये पूरा इस प्रकार का यह इन्होंने षड्यंत्र रच रखा है। और इनके पास में जिनके पास में हाई क्वालिटी के टेलीफोन नंबर आते हैं या हाई प्रोफाइल जिनका पास में फोन आता है उनको ट्रांसमीटर दिया जाता है, और जिसके पास में कोई सिफारिश नहीं है उसको कोई ट्रांसफार्मर दिया जाए। ये अभी भाई साहब कोहली साहब बैठे हैं, इनका 1 से 1.5 महीना हो गया और इनके पास में कोई टेलीफोन नहीं, तो इनको ट्रांसमीटर नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक नाइंसाफी है और ये कर्मचारियों को देखना पड़ेगा। बाकी इन कर्मचारियों को इनके खिलाफ सारे काश्तकार आने वाले समय में इनके खिलाफ बैठेंगे। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी टेलीफोन इनका लगा है, वो भी यहाँ कैमरा और आने के बाद किसी ने यहाँ के कर्मचारी ने मैसेज दिया होगा, बाकी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। मतलब एक इससे ज्यादा कोई नाइंसाफी हो नहीं सकती। इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? अब इस व्यवस्था के जिम्मेदार यहाँ के कर्मचारी हैं। ये अगर यहाँ से मतलब एक लिस्टेड ब्रांड है जिनका भी ट्रांसफर, किसानों को कोई एतराज नहीं है। अगर वो 10 दिन से दे रहे हैं, 15 दिन से दे रहे हैं, ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम उनको नंबर से तो दें जिनका जिस तारीख में जमा हुआ है उस तारीख के हिसाब से। उधर हरसौरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि थाना अधिकारी प्रदीप यादव के नेतृत्व में मरोड़ी स्थित विशाल सिटी के पास जंगल में आरोपी रामनिवास उर्फ रामू गुर्जर खेड़ा की डांडी को अवैध हथियार पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया है। हरसौरा थाना पुलिस की लगातार संदिग्ध अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।